Jai Guru and Namaste to all you viewers. I'm sure you all know about this Israeli strikes on Iran and Iran का nuclear facilities and all. एक तो ये भी है खबर आ रहा है कि significant faces of the top brass of this thing Iranian administration have been eliminated. फिर ईरानियन प्रेसिडेंट जो है पेजाशकियान उनका क्या हुआ कोई पता नहीं। मेरा ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, कल मैंने एक क्रिप्टिक सा ट्वीट पोस्ट किया था तो उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने का कोशिश करूंगा कि वाइल देयर इज दिस टेम्पटेशन अमंग्स मेनी इंडियंस टू सेलिब्रेट, एक थोड़ा सा भी चीज़ दिमाग में रखना है। देयर इज समथिंग विच वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके, तो उसको लेके मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। छोटा वीडियो है, 5-10 मिनट का वीडियो है। जो वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोग whoever's watching this conflict from South Asia, from Central Asia, ये लोग के लिए ना this is a ticking time bomb. This whatever's happening. Why? Because Iran, for all its flaws, Iran is a very bad government. It is a very oppressive government. It is a theocratic government. Blah blah blah. And every bit of it is true. मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है. Every bit of it is true. लेकिन ये एक बैलेंस ऑफ पावर अब समझते हैं ना मियर शाइमर का। Iran has been a counterweight against the kind of Sunni extremism that could otherwise have, overwhelmed the Asian continent. कल को अगर ईरान goes down, we are not talking about a new government in Tehran, but we are talking about a potential rerun of ISIS, of Al-Qaeda, पूरा उसका जितना भी खानदान जो भी है उसका remixed version 1, version 2, version 16. This is going to send shockwaves from Damascus to Delhi. And Damascus to Delhi and beyond. इधर से दिल्ली के beyond we go down to South Asia. Damascus के beyond we can go as far as up to Morocco. And even who knows in Europe also. ईरान का जो शिया एक्सिस है वो कितना भी फ्लॉड है, कितना भी कुछ है, बट इट हैज़ बीन अ काइंड ऑफ अ फायर वॉल एक्सेप्ट फॉर हमास। कल मेरे वो ट्वीट में ये भी सवाल आया था कि हमास तो है, इफ ईरान इज अ शिया मिलिटेंट प्रोमोटर, शिया मिलिटेंसी प्रोमोटर, उसमें हमास है एक सुन्नी। हमास इज द ओनली एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन ऑलवेज प्रूव्स अ रूल। ईरान का जहाँ तक फोकस है नॉन स्टेट एक्टर्स का, वो हुती बोलिए या हिजबुल्ला बोलिए, आईआरजीसी बोलिए, कुद्स फोर्स बोलिए, लेबनान में बोलिए, सीरिया में बोलिए, इराक में बोलिए, इवन ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में बोलिए, यमन में बोलिए, जहाँ पे बोलिए, ईरान का फोकस इज ऑलवेज बिन शिया एक्सट्रीमिज्म बोल सकते हैं, रेडिकलिज्म बोल सकते हैं, एक्टिविज्म बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमास इज़ द ओनली केस, पैलेस्टीनियन हमास इज़ द ओनली केस वेयर ईरान इज सपोर्टिंग अ सुन्नी ग्रुप। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा, मैंने ये लिखा भी है, पहले आर्टिकल में भी लिखा है, मैंने बताया भी है दूसरा पॉडकास्ट में, मेरा अब आने वाला किताब में भी मैंने बोला है कि ईरान का इजराइल के साथ जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम। एंड ये पार्शियली ईरान का क्रिएटेड इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, बिकॉज आइडियोलॉजिकली ना तो ईरान को वहाँ जाके कुछ मिलने वाला था, बिकॉज ईरान इज़ अ शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री स्टेट, तो वहाँ पे सुन्नी को सपोर्ट करके ईरान को कुछ मिलने वाला नहीं था, तो ईरान को जाना भी नहीं चाहिए था। और हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो ईरान का प्रॉब्लम इसराइल के साथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान का प्रॉब्लम हिस्टोरिकली आया है नॉर्थ से, ईस्ट से। सऊदी अरेब को मैं छोड़ देता हूँ, वेस्ट से भी प्रॉब्लम आया है, बिकॉज पर्शिया को इस्लामाइजेशन किया था सऊदी अरेबिया, वो वेस्ट से आया था। लेकिन उसको अगर मैं भूल जाता हूँ, ईरान को प्लंडर किया था मंगोल्स ने, विच इज़ फ्रॉम ईस्ट ऑफ ईरान, विच इज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ईरान के साथ ग्रीक के टाइम से, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन, ऑटोमन एम्पायर, सब में ईरान के साथ वो नॉर्थ से प्रॉब्लम आता है, विच इज़ प्रेजेंट डे टर्की। सो ऑर्गेनिकली ईरान का अगर मैं कॉम्पिटिटर बोलूँ, which is from Iran's north and from Iran's east, not from Israel, which is like तीन कंट्री छोड़ के इसराइल, कॉमन बॉर्डर्स भी नहीं है, एक तुम हो पर्शियन गल्फ में, एक वो है मेडिटेरेनियन सी में। सो इट इज़ नॉट सो एक्सेप्टिंग हमास। और हमास का भी तो मिक्स्ड अलायंस का मैसी स्टोरी है, कतर से भी पैसा लेता है, मुस्लिम ब्रदरहुड से भी पैसा लेता है। तो वो छोड़ के बाकी का भी ईरान का जितना भी है, हिजबुल्ला, हुती, शिया, मॉब्स ऑफ इराक, व्हाटएवर, दे हैव फोकस्ड ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर ओन टर्फ। सऊदी बैक वहाबी इन्फ्लुएंस 80s और 90 का, उसके काउंटर करने के लिए दे हैव ऑलवेज बीन फोकस ऑन मिडल ईस्ट ओनली। सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, यूरोप में जितना भी मिलिटेंसी आप देखोगे, दैट इज़ नॉट शिया मिलिटेंसी, वेरी रेयर।
इंडिया में आपको एक भी शायद ग्रुप नहीं मिलेगा जो कि रेडिकल ग्रुप्स है. इनफैक्ट शियाज आर अ वेरी मेन स्ट्रीम्ड एंड अ वेरी posh, most of the times very rich and very posh community in India, right? सो ये जो ईरान ने वहाँ भी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए किया था, दैट्स नॉट अ चैरिटी, दैट्स बिन अ स्ट्रेटेजी. दैट्स बिन अ स्ट्रेटेजी टू कीप द लाइक्स ऑफ अल-कायदा एंड आइसिस फ्रॉम रनिंग वाइल्ड. ये लोग को पार्शियली इतना बिजी रखा था, कल को अगर ईरान नहीं रहेगा, ये लोग इतना बिजी नहीं रहेंगे, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू स्पिल अराउंड एशिया. हिस्ट्री बियर्स अस विटनेस. जब मुजाहिदीन का वॉर ख़त्म हो गया सोवियत यूनियन के साथ, जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया, जब CIA ने वहाँ से अपना इंटरेस्ट हटा लिया अफ़गानिस्तान ने, मुजाहिदीन ने क्या किया? मुजाहिदीन ने एक तरह से तालिबान बना, एक तरह से अल-कायदा बना. जब अल-कायदा बना, इट स्पिल्ड ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दे ऑलवेज स्पिल ओवर. ओके, आज के दिन में इजराइल इज बॉम्बिंग ईरान, राइट? व्हेन दिस एंड्स व्हाट हैपेंस? ईरान का रजीम क्रम्बल हो गया. रजीम क्रम्बल हो जाने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा? आप क्या सोच रहे हो? डेमोक्रेसी आ जाएगा, रेजा शाह आ जाएंगे. रजीम चेंज कर तो लेके मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हो, दूसरा चैनल में भी मैंने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद एक देयर इज गोइंग टू बी अ अटेम्प्ट ऑन ईरान. वो मैंने एक बार नहीं, डेफटॉक्स में तो मैंने 2-3 बार शायद बोला था, लेकिन बात में वो खो जाता है, बिकॉज बहुत सारे बात करते रहते हैं तो खो जाता है. सो रजीम चेंज एंड रेजा शाह आना, अचानक से रेजा शाह ट्विटर में आके ट्वीट करना शुरू कर देना, दीज आर ऑल सजेस्टिव ऑफ क्या होने वाला है. तो रजीम चेंज अगर होगा ईरान में, तो आपको क्या लगता है ईरान क्या फ्रांस बन जाएंगे अचानक से? आपके सामने एग्जाम्पल है. देयर इज़ लिबिया विच इज़ स्टिल अ सिविल वॉर गोइंग ऑन. आई डोंट नो 10-15 ईयर्स हो गया गद्दाफी को मार के. देयर इज़ अ सीरिया जहाँ पे पकड़ के यजदी और सीरियन क्रिश्चियंस को जला रहा है, मार रहा है, गला काट रहा है वो जुलानी. देयर इज़ यूक्रेन, ब्रिलियंट एग्जाम्पल, जो यानुकोविच को हटाने के बाद एक भी जो भी आया, आपको तो पता है क्या था. लेटेस्ट है ज़ेलेंस्की. डेमोक्रेसी इज़ नॉट दैट ईजी टू कम. डेमोक्रेसी डजंट कम लाइक दैट. बाहर से कोई आके बिठा दिया तो डेमोक्रेसी नहीं आता है. और एक बात ये भी है ना कि मिडल ईस्ट में जैसा भी गवर्नमेंट था या जैसा भी गवर्नमेंट है, इफ़ देयर इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ देयर फॉर सम टाइम, तो वो उस गवर्नमेंट उसके लिए सूटेड है. जैसे कि सद्दाम हुसैन था, वाजिया गांधीयन, महात्मा गांधी टाइप्स आदमी, सेक्युलर एकदम. नो, ही वाज नॉट, ही वाज अ डिक्टेटर. वाज ही गुड फॉर इराकी पीपल? प्रॉब्ली यस. चल तो रहा था, 20-22 साल तो चला दिया. वाज गद्दाफी लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन? नो, प्रॉब्ली नॉट. वाज ही गुड फॉर द लिबियंस? या जैसे देश वैसे भेज बोलते हैं, तो वो वहाँ के लिए ठीक था भाई. उसको तुमने ख़त्म कर दिया, वैक्यूम तैयार कर दिया. दैट प्लेस बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ टेररिस्ट. लेटेस्ट सीरिया में है. वाज असद अ एक्सट्रीमली गुड पर्सन? डेफिनेटली नॉट. वाज ही गुड फॉर सीरिया? प्रॉब्ली यस. चल तो रहा था. नाउ यू हैव डिस्ट्रॉयड, नाउ यू गॉट अ जुलानी, गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अभी तो सीरिया का कार्विंग भी शुरू हो गया. सो ईरान को कल क्रम्बल हो जाने के बाद, डोंट एक्सपेक्ट ईरान टू टर्न इनटू अ फ्रांस और और अ जर्मनी और अ स्वीडन, मॉडल डेमोक्रेटिक यूरोपियन सा कंट्री. वैसे नहीं होता है. हिस्ट्री डजंट वर्क लाइक दैट. सद्दाम को टॉपल किया था. सद्दाम के वैक्यूम में कौन आया था? आइसिस आया था. दैट इज वेयर ऑल इट ऑल स्टार्टेड. सो इट इज लाइक दैट. तो आगे भी ईरान में जो कुछ भी होने वाला है, रजीम चेंज इन ईरान इज गोइंग टू क्रिएट केओस. जो गवर्नमेंट आएगा, अच्छा बांग्लादेश का देखो, बांग्लादेश का क्यों मैं भूल रहा हूँ. रजीम चेंज आपने कर लिया, आपने नोबेल लॉरिएट को लाया. अरे बाप रे, इकोनॉमी में मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर, सो आपने उसको लाया. तो बांग्लादेश तो अभी तो स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाना चाहिए था. व्हाट इज हैपन टू बांग्लादेश? नथिंग. उल्टा जो होना था वो हो गया है. सो गवर्नमेंट तो शायद चेंज हो जाएगा ईरान में. यूनाइटेड स्टेट्स एंड whoever's there is going to probably bring a government which is pliant to the West and to Israel and to US. लेकिन ये इसमें 2 प्रॉब्लम हो जाएगा. एक तो ये है कि इंडिया का जहाँ तक सवाल है, INSTC कॉरिडोर वुड बी अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज INSTC कॉरिडोर मॉस्को में जाके इट वाज सपोज टू एंड, आर्मेनिया के थ्रू जाएंगे ईरान के ऊपर से. दैट इज़ गोइंग टू एंड. दैट इज़ वन इशू. आप कह सकते हो कि हाँ, हम लोग का मिडल ईस्ट कॉरिडोर है विच इज़ देयर, एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया हैज़ हेज्ड इट्स बेट्स. जो ईरान में भी किया है, थोड़ा सा इन्वेस्ट सऊदी अरेबिया के थ्रू, इसराइल के थ्रू भी किया है, विच इज़ फाइन. बट विदाउट ईरान्स काउंटरवेट, ये जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है,
which are bankrolled by Qatar or by Muslim Brotherhood, they are going to surge again, and they are the ones who are going to come into this part of the of the continent, not just India. You've got Islamic radicalism issue in Central Asia. You've got Uyghurs in China, जिसको लेकर चाइना कुछ कहना नहीं चाहते हैं. The problem is there, and the problem can cross its tipping point any time. You've even got radical Islam को लेकर problems coming up in Thailand. Plus, you've got Bangladesh, which is trying to create that humanitarian corridor and push the Rohingyas into Rakhine State, जहाँ पे अराकान आर्मी है. अभी बहुत सारा negotiations चल रहा है. You already have India. पाकिस्तान को भूल जाओ, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ. So, the lion's share of the Islamic radicalism problem here in this part of the world is basically Sunni dominated. Iran, so far, by staying as Iran, was kind of creating a counterbalance Middle East में, which was keeping a chunk of all these Sunni radical groups busy. कल ईरान नहीं रहेंगे, they are going to spill over. Just like Al-Qaeda spilled over Afghan war खत्म होने के बाद, that is a high probability. Uzbekistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Myanmar, India, सब जगह पे स्पिल होगा. फाइनल में ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान इज़ अ हीरो, डोंट गेट मी रॉन्ग. It is an oppressive regime. It has got messy proxies. It comes out with anap shanav rhetoric जो कि are not very good to listen. But in geopolitics, you don't go out looking for saints. You don't pick up saints. You pick balances. And at this end of the world, at least in Middle East, there was a balance of power which was there between Israel and Iran. कल को जाके अगर ईरान ख़त्म हो जाएगा तो that balance of power is going to go. And अगर balance of power मतलब वो disbalance हो जाता है, so ईरान के absence में Israel becomes, ठीक है, prime in the region. The rest of Asia is already a tinderbox. India has got its border tensions. You've got Central Asian states which are no better. Authoritarian regimes है, barely holding it together. You've got Russia का Caucasus, Chechnya, Dagestan and all, जिसको लेके मैंने multiple videos भी किए हैं, जो अभी शांत है, कल को जाके कुछ भी हो सकता है. You've got a problem in China. You've got a problem in Bangladesh, Myanmar. So I'm saying that every bomb that falls on Iran risks a chain reaction, and Asia is going to be the one to feel that. So this is what I actually wanted to share with you, that a regime change might make great headlines in Washington and Jerusalem, but in Delhi, in Dhaka, in Dushanbe, in all of these places, it's going to be a completely different story. We have all seen, and I am assuming you have all seen, what happens when you leave power vacuum. When you leave a vacuum, you've got all the anap shanab elements that are going to take over. So for us in this particular case, those of us in Asia, it's not just about picking sides. It is about surviving a fallout, which is going to look very difficult in case if Iran falls, at least if the Iranian government falls. The way the present government is structured, the way the present government operates, if that falls, then it is going to be very dicey for all of us, and it is looking like it is about to fall. So that was the point which I wanted to make. These are the points that I wanted to make, quick points that I wanted to make. I hope you've all liked the video. अगर आपको लगा कि ये जो आदमी बोल रहा है इसमें थोड़ा सा भी मेरिट है, इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक है, प्लीज़ शेयर द वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियोस, कमेंट करिए. And I would like to hear from you, and I'm going to see you soon. Thank you and Jai Guru.